हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2026 कक्षा 10 विषय विज्ञान का पेपर नंबर 4 विभाग नंबर 1 राइट, विभाग ए विज्ञान पेपर नंबर 4 गाला असाइनमेंट 2026 एकदम सरल भाषा में प्रश्नों के उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिले। आपका विकास ही हमारा एक लक्ष्य है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प है पहला, इथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। आंसर आएगा 7। इथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं। पहले इथेन को बोलेंगे हम C2H6, क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे C2 यानी 2 बॉन्ड है, में सी बॉन्ड सी यानी इसमें कितना, एक बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से C2 हुआ। और ये C और H के बीच में देखो 6 है, तो 3 + 3 यानी ये 1 और ये 6, 1 और 6 मिलके कुल कितने बना देंगे, 7। ठीक है, यानी C2 यानी C बॉन्ड C यानी 1, और ये C और H6 है, बट हाइड्रोकार्बन है, किससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इसमें, C से। तो C बॉन्ड H, अब इसमें हाइड्रोजन 6 है तो 3 + 3 लिख सकते हैं 6। अब इसमें से शॉर्टकट में समझ जाओ तो ये 6 तो है, और ये बॉन्डिंग होके एक 6 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, आगे देखते हैं। दांत का बाहरी परत किसका बना होता है विद्यार्थी मित्रों, कैल्शियम फास्फेट। हमारे शरीर के अंदर अगर सबसे कोई मजबूत अंग है तो यही है दांत। और दांत किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, हड्डी जितना मजबूत होता है। 1 म्यू ए बराबर कितना माइक्रो एम्पियर, तो 10 की घात -3। याद रखना 10 की घात -3। श्वसन के प्रथम सोपान में ग्लूकोज में कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है, तो नाम है पाइरूवेट। पाइरूवेट यह एक प्रकार का अम्ल है, एसिड है। समझ में आ रहा है। तो श्वसन के प्रथम सोपान में ग्लूकोज में कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है, तो पाइरूवेट अम्ल। ठीक है, आगे। समतल दर्पण के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच का अंतर उतना ही होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। समतल दर्पण में देखा जाए तो समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच का अंतर उतना ही होगा जितना दूरी पर उसको रखोगे, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। प्रिज्म पर होने वाले श्वेत प्रकाश के विभाजन में कौन से रंग के प्रकाश में विचलन सबसे अधिक होता है भाई, कौन से रंग, तो बैगनी रंग में प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा। याद रखना, बैगनी में प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होगा तो लाल में सबसे कम होगा। अगर वेग की बात करूं तो बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा, तो वेग सबसे ज्यादा लाल का, और बैगनी का विचलन सबसे कम। ठीक है, यानी यहां पे समझो ध्यान से कि विचलन बोले तो बैगनी का सबसे ज्यादा, विचलन बैगनी का सबसे ज्यादा, लाल का सबसे कम। और अगर वेग बोलूं तो लाल का सबसे ज्यादा और बैगनी का सबसे कम। याद रखना। टॉपिक चेंज, खाली जगह में डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन के साथ क्रियाशील समूह आया हुआ है तो माइनस यानी बॉन्ड SO3Na। याद रखना, डिटर्जेंट पूछे तो ये आएगा सिंगल बॉन्ड SO3Na, और अगर साबुन पूछे तो समझ जाना सिंगल बॉन्ड COONA आएगा। साबुन बोले तो सिंगल बॉन्ड COONA, और डिटर्जेंट पूछे तो सिंगल बॉन्ड SO3Na। डन। एक विद्युत बल्ब का रेटिंग 220 वोल्टेज और 100 वाट है, तब उसको 110 वाट पर उपयोग किया जाएगा, तब उसमें उपयोग होता पावर कितने वाट का हो। समझ में आ रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों आंसर हमारा आएगा 25 वाट आएगा। अब ये कैसे आएगा इसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, राइट। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले इसको क्लियर करता हूं। ये रेटिंग देखो, पहले रेटिंग 220 वोल्टेज है
और 100 वाट है। वोल्टेज 220, ठीक है, वाट यानी पावर 100 वाट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रेटिंग है, ये रेटिंग है ना। रेटिंग कितना है? 220 वोल्टेज, और वाट कितना है? यानी 100, पी बराबर 100 वाट, ठीक है। रेटिंग के अनुसार पी का सूत्र क्या होता है? वी स्क्वायर बटे में आर होता है। कितना होता है? वी स्क्वायर बटे में आर। तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, और ये पी कहाँ आ जाएगा? नीचे। और वी स्क्वायर यानी 220 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, और पी तुम्हारा कितना है? 100। तो 220 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 48,400। कितना आएगा? और बटे 100, ये कट गया, 484 ओम। आर बराबर कितना है? 484 ओम। फिर से पी का फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर बटे आर। तो आर तुम्हारा आ गया 484। अब वी वापिस अलग से दिया गया है, देखो कितना उपयोग करेंगे? 110 वाट उपयोग करेंगे, 110 वाट। अब बी कितना ले लेंगे? 110 वाट, यानी यहां ले लेंगे 110 और उस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12,100, और बटे में कितना आएगा? 484। अब 12,100 में 484 का अगर भाग करोगे ना तो 25 वाट आंसर आएगा। भाग मतलब 2 से काट सकते हो, 2 छंग 12, ठीक है। फिर एक आएगा नहीं, फिर 2 पंजे 10, राइट, एक जीरो लग जाएगा इस तरह से। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये देखो 24 दूना 48, फिर 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटो, 12 दूनी 24, 2 एक कम 2, फिर इसको काटो तो 30, फिर 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10। फिर क्या करेंगे? इसको अपने काटेंगे। अब ये 3025 है, इसको 121 से भाग देंगे तो 25 वाट आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तो आंसर आपका कितना आएगा? 25 वाट, ठीक है। सॉल्यूशन करके मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य में मूत्र मार्ग यह के साथ जुड़ा हुआ तंत्र का भाग है। तो मूत्र मार्ग किसके साथ जुड़ा हुआ है? उत्सर्जन तंत्र के साथ, ठीक है। स्त्री में लिंगी गुणसूत्र का बंधारण क्या होता है? एक्स एक्स, याद कर लेना। स्त्री में एक्स एक्स, और पुरुष में, यहां मैंने बनाया है, दिखा दे रहा हूं, देखो। स्त्री यानी माता, माता में एक्स एक्स होता है, और पुरुष में यानी पिता में एक्स वाई होता है। इसको याद कर लेना, काम आएगा। स्त्री बोले तो एक्स एक्स, और पिता यानी पुरुष बोले तो एक्स वाई, ठीक है। कांच का निरपेक्ष वक्री भवनांक कितना होता है? 1.5। कांच का 1.5। कुछ और भी जान जाओ। वायु हवा का पूछे तो 1, पानी यानी जल का पूछे तो 1.33, और हीरे का पूछे तो 2.4, और कांच का पूछा है तो 1.5, ठीक है। आगे देखते। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यह किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो उभयगुणी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयगुणी है। क्यों? क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो भी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को उभयगुणी ऑक्साइड बोलते हैं। और ये ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। उदासीनीकरण भी बोल सकते, ठीक है। सही और गलत। नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक यौगिक नीचा गलनांक बिंदु दर्शाता है। बिल्कुल गलत है भाई। आयनिक यौगिक तो काफी उच्च होते हैं गलनांक और क्वथनांक दोनों के दृष्टि से। यहां तो बोला है कि आयनिक यौगिक नीचा गलनांक बिंदु दर्शाता है, तो ये गलत है, ठीक है। मनुष्य में नर जाति में
संतति का निर्धारण पिता के वाई गुणसूत्र द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य में नर जाति में संतति का निर्धारण पिता के वाई गुणसूत्र द्वारा होता है, अर्थात जब पिता का वाई गुणसूत्र राइट माता के गुणसूत्र एक्स से मिलेगा तो क्या नर जाति होगा? तो बिल्कुल सही है। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। पिता का वाई गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो वाई एक्स यानी नर यानी लड़का होगा, ठीक है। और पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो एक्स एक्स यानी मादा यानी लड़की। तो यहाँ पे क्या पूछा है? पिता का वाई गुणसूत्र पूछा है, तो वाई गुणसूत्र बोले तो इधर जाने का नर, और एक्स पूछे तो मादा, कि वाई होगा तो वाई एक्स बनेगा तो नर, और अगर एक्स होगा तो एक्स एक्स बनेगा तो मादा। तभी वाई का पूछा है तो नर, वाई के लिए नर पूछा है, क्लियर कट है, वाई के लिए नर पूछा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और लड़का, नर यानी क्या होता है? लड़का, और मादा यानी लड़की, ठीक है। आगे देखते हैं। लघु दृष्टि दोष दर्शाते व्यक्ति के आंख में नेत्र पटल के पीछे के भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, गलत। लघु दृष्टि दोष जो भी व्यक्ति दर्शा रहा है उसमें उसके आंख में नेत्र पटल के पीछे के भाग में वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, नेत्र पटल के आगे के भाग में बनता। ये विधान बिल्कुल गलत है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक लवण है, फिर भी इसका विलयन बेजिक यानी क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, तो बिल्कुल सही है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यह एक लवण है लेकिन इसका विलयन बेजिक यानी क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। कंप्लीट, तो हमारा 16 नंबर भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हम एक एक वाक्यों में उत्तर। तो इसमें क्या है? वनस्पति में उत्पन्न होने वाला वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव का नाम बताओ। तो वनस्पति में वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव एब्सिसिक एसिड एथिलीन है, ठीक है, जो वनस्पतियों के वृद्धि विकास में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के कर्णपटल के बारे में दो अभिव्यक्तियों की संयोजित कर्णपटल, दो अभिव्यक्ति हैं, एक का कर्णपटल संयोजित है और एक का कर्णपटल मुक्त है, तो इसमें कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है? पहले जानो, कर्णपटल यानी कर्णपाली, जो तुम्हारे कान का सबसे निचला भाग लटका होता है ना, जिसमें लड़कियां बाली वाली पहनती हैं, आप लोग भी कभी पहन लेते हो, उसी को कर्णपाली बोलते हैं। कर्णपाली यानी कान का निचला भाग, बोलो, कर्णपाली यानी कान का निचला भाग होता है। अब इसमें देखो, संयोजित का मतलब होता है जुड़ा कर्णपाली और मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र कर्णपाली। तो जो स्वतंत्र कर्णपाली है वह प्रभावी होता है और जुड़ा कर्णपाली ये अप्रभावी होता है। अब जो प्रभावी स्वतंत्र कर्णपाली अर्थात चेहरे की त्वचा से अलग, यानी जो चेहरे का त्वचा है ना उससे जुड़ा नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? अलग, यानी जिसमें लड़कियां बाली पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं कभी कभी, या कुछ लड़के प्रॉपर पहनते हैं, तो वो जो नीचे वाला भाग उसे कर्णपाली बोलते हैं। अगर वह कर्णपाली आपके चेहरे से चिपका हो तो वह क्या होता है? जुड़ा कर्णपाली। और अगर नहीं चिपका है तो कौन सा होगा? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र कर्णपाली प्रभावी है और जुड़ा कर्णपाली अप्रभावी है। तो जुड़ा किसे बोलेंगे? चेहरे की त्वचा से जुड़ा हो तो जुड़ा, और उससे फ्री हो, स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र कर्णपाली। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं आगे। दृष्टि का लघुत्तम अंतर यानी न्यूनतम, लघुत्तम यानी न्यूनतम, तो दृष्टि का न्यूनतम अंतर किसे कहते हैं? उत्तर एकदम आसान है, जब कोई व्यक्ति बिना किसी तनाव के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, अर्थात उसका आंख पूरी तरह से स्वस्थ है, इसे दृष्टि का न्यूनतम अंतर कहते हैं। एकदम आसान है। दृष्टि का न्यूनतम अंतर का मतलब जब कोई व्यक्ति बिना किसी तनाव से वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और साथ ही साथ ऐसा भी बोल सकते हैं उसका आंख पूरी तरह से स्वस्थ हो उसे, ठीक है। 20वां नंबर, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो विद्युत विभवांतर क्या है जानते हैं? उत्तर, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, याद रखना, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं।
बोलो, विद्युत विभवांतर किसे बोलते हैं? विद्युत विभवांतर अर्थात विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ में दो बिंदु होते हैं, एक शुरुआत एक अंत, ऐसा समझ जाओ। तो विद्युत परिपथ में जो दो बिंदु हैं उनके बीच एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य का समय लगता है, ये सब समझ जाओ, वही विद्युत विभवांतर होता है विद्यार्थी मित्रों। अब लास्ट टॉपिक है सही जोड़े मिलाओ, विभाग ए और विभाग बी। ठीक है, चलो समझते हैं। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इधर है प्रकाशानुवर्तन, कोष विभाजन को प्रेरित करना और पत्ता मुरझा जाना। तो सबसे पहले साइटोकाइनिन क्या करता है? ये कोष विभाजन को प्रेरित करता है। और एब्सिसिक एसिड ये वनस्पतियों के लिए वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव है, जिसके कारण पत्ते मुरझा जाते हैं। एब्सिसिक एसिड के कारण पत्ते क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। ठीक है, आगे विभाग अब ओजोन स्तर का महत्व बताओ। तो ओजोन का महत्व यही है कि ये यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों का शोषण करता है, हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करता है ओजोन। ठीक है, उसके बाद ओजोन स्तर का क्षय, ओजोन का डिप्लेशन कैसे होता है? तो जो ओजोन स्तर का क्षय होता है, यानी ओजोन का जो डिप्लेशन होता है, वो कैसे होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन स्तर का क्षय होता है विद्यार्थी मित्रों। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, जय हिंद, राधे राधे।